learners, how are you? I hope you are doing well. So guys, welcome to our channel Learn to Explore. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I hope you are liking our content. And today we are going to continue where we have left in the last class, chapter 3 of your class 9 civics book, Constitutional Design. In case you have not watched first part yet, please do watch it now. I have provided you the link for whole playlist in the given description below, and in case you want to watch the other subjects videos like history, geography, eco, link for playlist is also given in the description below. And if you have any other requirement, you want me to make videos on any other topic, any other subject, please do let me know. So please keep motivating us, keep subscribing our channel, do recommend it to your friends. So now without wasting any more time, let's begin with the second part. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, उस सिस्टम में क्या था और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आई, नेल्सन मंडेला के इस बारे में क्या व्यूज थे, ब्लैक फेलो जो मेंबर्स थे उन्होंने उनसे क्या अपील की. अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है हमें. इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी की, जैसे कि मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं. तो यहाँ पर हमें देखना है कि डेमोक्रेसी से भी अलग, डेमोक्रेसी भी है, चलो ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें. द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल क्लियर है, उससे आप सभी बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए. वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जिसका भी गवर्नमेंट होगी, जो भी चाहेगा, जो अपना मन करेगा वो करेगा, तो कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, कुछ लोगों के साथ गलत होगा. तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट हो और जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट किया जा सके. दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल की ही बात हो रही है यहाँ पर. अभी तक जो ऑपरेसर थे, मतलब जो लोग दूसरों पर अत्याचार कर रहे थे, और जो ऑपरेस्ड, जिनके साथ गलत हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस डेमोक्रेसी में दोनों का जो लेवल था, दोनों का जो दर्जा था, जो पोजीशन थी, वो इक्वल थी. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. हालांकि अब ये बोल दिया कि सब इक्वल हैं, कोई के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत मुश्किल था कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें. उनको अपने अपने डर थे, वो अपने इंटरेस्ट, अपने हितों को सेफ गार्ड, उनकी सिक्योरिटी चाहते थे. Black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. तो जो ब्लैक लोग थे, जो मेजोरिटी में थे, वो इस बात को इंश्योर करना चाहते थे कि मेजोरिटी रूल हो, कि मतलब जिन लोगों को ज्यादा वोट मिले वही लोग गवर्नेंस में आए. ऐसा नहीं हो कि फिर से रेसिज्म आ जाए कि ये पर्टिकुलर लोग ही गवर्नेंस कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर नहीं कर सकते. जो मेजोरिटी हो, जिन्हें ज्यादा वोट मिले, वही लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें. अब ऑब्वियस सी बात है, वहां पे 3/4 जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक्स की है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो अगर इलेक्शन होते हैं तो इस सिचुएशन में अगर वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, सबको वोटिंग राइट मिलेंगे और 1 वोट विल बी इक्वल टू 1 वैल्यू, तो ब्लैक्स विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो वो यही चाहते थे इनडायरेक्टली कि गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले. They wanted substantial social and economic rights. तो अभी तक जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे, वो सब वो चाहते थे. व्हाइट माइनॉरिटीज चाहते थे कि उनके जो प्रिविलेजेस और जो प्रॉपर्टी हैं उनका प्रोटेक्शन हो, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो उन्हें अधिकार मिले हैं वो सब उनसे ना छीन लिए जाएं. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज अग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज. काफी लंबे समझौते के बाद दोनों ही जो ग्रुप्स थे एक समझौते के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो गए. व्हाइट इस बात पे अग्री हो गए कि मेजोरिटी रूल होगा और 1 पर्सन विल इक्वल टू 1 वोट. मीन्स 1 person will equal to have 1 वोट. ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लैक हैं तो आपकी वोट की वैल्यू कम है, वाइट है तो ज्यादा है. सभी की लोगों की वैल्यू वोट की सेम होगी. और इस बात पे मान गए कि जो पुअर लोग हैं और वर्कर्स हैं उन्हें कुछ स्पेशल बेसिक राइट्स, मतलब जैसे इकोनॉमिक हेल्प, सब्सिडीज, ये सब दिए जाएंगे. ठीक है. ब्लैक्स अग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. तो ब्लैक इस बात पे अग्री हुए जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स गवर्नेंस में होंगे. अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलेगी. फिर जो
ज्यादा वोट से जीतेगा और वो गवर्नेंस में आ सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है। वो इस बात पे भी अग्री होगा कि जो मेजोरिटी है, मतलब जो ब्लैक्स हैं, वो व्हाइट लोगों की, माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे। ये जो कॉम्प्रोमाइज था ये इजी नहीं था, कॉम्प्रोमाइज कर तो लिया, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो प्रॉब्लम थी। अगर वो एक दूसरे पे विश्वास भी कर लेते थे तो क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में ये विश्वास नहीं टूटेगा। दोनों ही पार्टीज को ये डर था, ब्लैक्स को ये डर था कि अभी तक हमने उनके साथ इतना गलत किया है तो हो सकता है वो अब हमसे बदला लें। व्हाइट्स को ये डर था हम इन पे विश्वास करके राइट्स दे दें, लेकिन कभी इन्होंने फिर पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना कर दी। तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था, और ये बहुत मुश्किल था कि हम ट्रस्ट करेंगे तो हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। तो एक ही तरीका था दोनों में ट्रस्ट बनाने का, क्या कि जो रूल्स हैं उन्हें लिख दिया जाए और सभी को वो अबाइड करने पड़ेंगे, सभी को वो फॉलो करने पड़ेंगे। जब ये रूल्स, these rules lay down how the rulers are to be chosen in future। तो ये रूल्स थे कि जो रूलर्स हैं, मतलब जो गवर्नेंस में लोग होंगे, वो किस तरह से फ्यूचर में चूज किए जाएंगे। मतलब वही कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से लोग इलेक्ट होंगे और कौन लोग इलेक्ट हो सकते हैं, और उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, क्या ड्यूरेशन होगी, यही सब कुछ। ठीक है। The rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do। रूल्स में ये भी मेंशन था कि जो गवर्नमेंट फाइनली इलेक्ट हो गई है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, जिससे कि उनकी पावर्स पे लिमिट लगा दी जाए। रूल्स डिसाइड किए गए, साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट्स होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। जो ये रूल्स बनाए गए, इन सभी का फायदा जब भी था कि जो विनर्स हैं, जो लोग मतलब जीत जाएंगे, पार्टी जो पार्टी जीतेगी, जो गवर्नमेंट बनाएगी, अगर वो इसे इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं तभी तो इन रूल्स का फायदा था। अदरवाइज कोई पार्टी जीत गई और फिर वो अपने हिसाब से सारे रूल्स चेंज कर दे तो व्हाट्स द बेनिफिट। सो रूल्स का फायदा जब भी था जब ये रूल्स विनर जो है चेंज ना कर पाए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। तो साउथ अफ्रीकन्स ने ये इंश्योर किया। दे ऑल्सो अग्री दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम एंड नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। कि जो सुप्रीम होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स होंगे और कोई भी गवर्नमेंट उससे ऊपर नहीं होगी, बिकॉज गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट था जिसमें ये बेसिक रूल्स का पूरा सेट था, सिटीजन्स के राइट्स मेंशन थे और प्रोसीजर मेंशन था किस तरह से लोग इलेक्ट होंगे, जो रूलर बनेंगे, जो गवर्न करेंगे कंट्री को, उनकी क्या पावर्स होंगी और क्या लिमिट्स होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है साउथ अफ्रीका में यूनिक नहीं था। हर कंट्री में डाइवर्स ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लोग होते हैं जिनमें आपस में डिफरेंस होता है, लेकिन जो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स तो अलग अलग है कि, लेकिन उनका रिलेशन आपस में इतना खराब हो, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और व्हाइट के बीच इक्वेशन खराब थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग ऐसे होते हैं जिनके ओपिनियन और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ना हो, सभी जगह पर कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई सिर्फ गवर्नमेंट की ही बात नहीं, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एसोसिएशन है, वहाँ के भी अपने कुछ रूल्स, अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब सिर्फ एक बल की बुक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जिनके रिटर्न रूल्स हैं। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ड्रेस कोड होता है, कोई टाइम होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप उस एरिया में ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेम्पल्स के एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के अपने अलग रूल्स होते हैं, जैसे आप शूज पहन के एंटर नहीं कर सकते, टेम्पल के अंदर स्मोक नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से कंट्री के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हर एसोसिएशन के, हर इंस्टीट्यूशन के अपने एक रूल्स होते हैं, रिटर्न रूल्स। तो ये क्लब के भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, पॉलिटिकल पार्टी के, सभी को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स they all required written rules, the mentioned rules which are same for everyone and everyone is supposed to abide them, everyone is supposed to follow them। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, वो सेट होता है रिटर्न रूल्स का, जो सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो उस कंट्री में रहते हैं एक साथ। Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका सबसे ऊपर होता है, गवर्नमेंट उसके बाद आती है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है क्योंकि गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग। डेमोक्रेसी में भी आप देखते हैं 5 साल बाद इलेक्शन होता है तो अलग अलग लोग जीत सकते हैं, उनके पास स्कोप है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है।
तो जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी। तो किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं सिटीजन्स, और उनका जो रिलेशन हुआ गवर्नमेंट के साथ आपस में, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन काफी चीजें करता है, जैसे कि फर्स्ट इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कंडीशन। ये ट्रस्ट क्रिएट करता है आपस में लोगों में कि उन्हें ट्रस्ट करना है कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए उन्हें डर है तो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इलेक्शन किस तरह से होंगे, गवर्नमेंट किस तरह से चुनी जाएगी। तीसरा, ये लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट की पावर्स की और सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है। और चौथा, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन देख के पता चलता है कि कौन से प्रिंसिपल्स और ये वैल्यू पे बेस्ड है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि कैसी सोसाइटी की कल्पना की गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हुए, एस्पिरेशन क्या थी लोगों की। ठीक है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जितनी भी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हों, ठीक है, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसी हैं उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन से जब अमेरिका का युद्ध हुआ उसके बाद से अमेरिका ने सबसे पहले खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जैसा कि आपको पता है, जो इंडिया है इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा लोकतंत्र का एग्जाम्पल है तो वो है इंडिया। उसी तरह अगर विश्व में आप सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका। ठीक है, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद वहां पर भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, और तभी से जो है ये प्रैक्टिस है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो भी कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, उनके रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनके रिटर्न रूल्स होते हैं, जो उनके सभी सिटीजन्स को अबाइड करने होते हैं, सभी सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये साउथ अफ्रीका का पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया का पार्ट स्टार्ट करेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सा रास्ता अपनाया गया, कौन सी वैल्यूज फॉलो हुई, किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया, कौन से प्रिंसिपल्स पे ये बेस था, कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई, कहाँ से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, कहाँ से हमने सीख ली, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो आप इजीली इंडिया और साउथ अफ्रीका में कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप प्लीज इसे रिवाइज कीजिए। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट जल्दी से जल्दी ला पाए। और आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम यहाँ से इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड होपफुली नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।